हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है जीवों में श्वसन। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब कोई धावक दौड़ता है तो वह पहले अत्यधिक व्यायाम करता है, इसलिए उसे ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। अपनी ऊर्जा को पूरा करने के लिए उसे और अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस लेता है, जिससे कि उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। सेकेंड क्वेश्चन है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं तथा अंतर बताएं। तो देखते हैं, पहले हम इसमें सिमिलरिटीज देख लेते हैं, समानताएं देख लेते हैं। दोनों प्रकार के श्वसन में क्या समानताएं हैं पहले हम देखते हैं। दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यहाँ पे श्वसन होना चाहिए। दोनों कोशिकीय प्रक्रम है। दोनों प्रकार के प्रक्रमों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, यानी हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, चाहे वो वायवीय श्वसन हो या अवायवीय श्वसन हो। तो ये सिमिलरिटीज हो गई। दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं। पहला, वायवीय श्वसन को देखते हैं। यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात हो गई, जो कि हम इसके शब्द से ही देख सकते हैं। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब ग्लूकोज का पूरा विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से हो जाता है। इस प्रक्रम में अधिक ऊर्जा मिलती है, जबकि अवायवीय श्वसन में केवल 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है और इसमें 36 एटीपी ऑलमोस्ट मिलती है। यह प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य में होता है, मतलब वायवीय श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में होता है। अवायवीय श्वसन को देखते हैं। यह प्रक्रम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जो कि इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। इस प्रक्रम में इस प्रकार के श्वसन में कम ऊर्जा निकलती है। यह प्रकरण केवल कोशिका द्रव्य में होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींकें क्यों आती हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो धूल कण हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती हैं। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाते हैं। ऐसे कण जब नासा गुहा के पार चले जाते हैं तो ये गुहा की कोमल परतों को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींकें आती हैं। छींकने से अवांछित कण जो हमारे अंदर नासा द्वार से चले गए हैं, अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकलते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती, इसलिए हमें छींकें आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 परख नलियां लीजिए, प्रत्येक को 3/4 यानी 3/4 भाग तक जल से भरिए। इन्हें ABC द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली A में घोंघा रखिए, परख नली B में कोई जलीय पादप रखिए और C में एक घोंघा और पादप दोनों को रखिए। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किस परख नली में ज्यादा होगी। आंसर है परख नली A में होगी। क्यों? क्योंकि केवल उसमें घोंघा है और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को श्वास लेने के दौरान बाहर छोड़ता है, अपने निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। और अगर वहां पे पादप भी होता, जैसे कि हम परख नली C में देख सकते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किसमें कर लेता, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में कर लेता, जैसे कि परख नली C में होगा। इसलिए परख नली A में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी और B में केवल पादप है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज अगर वहां पे हो, जो वायुमंडल से भी उसे मिलेगा या जो वहां पर अगर होता भी, उसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें कम मिलता
परक नली ए के मुकाबले में। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? परक नली ए में होगा। परक नली में एक जलीय पादप है, जैसे कि अभी हम बता चुके हैं आपको। यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए परक नली में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेगा। परक नली सी में दोनों घोंघा तथा जलीय पादप है। जलीय पादप घोंघे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेता है, इसीलिए परक नली ए में CO2 की सांद्रता अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सही तथा गलत पर निशान लगाना है। का पॉइंट है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उनका कौन सा बॉडी पार्ट है जिससे वो सांस लेते हैं? फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा या त्वचा द्वारा? तो हो जाएगा श्वास रंध्रों द्वारा। तिलचट्टों के शरीर में वायु किस अंग से प्रवेश करता है? श्वास रंध्र। उसमें क्या होते हैं? श्वास रंध्र। तो थर्ड पॉइंट इसका करेक्ट हो जाएगा ख है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में इन पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारे मसल्स में इकट्ठा हो जाती है, जिसमें मसल्स में ऐंठन आने लगती है? जैसे कि जिम वगैरह में भी जब एक्सरसाइज आप ज़्यादा करते हैं तो आपकी सांसें भी तेज हो जाती हैं ताकि आपको ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके और मसल्स में पेन भी होता है। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो आपके मसल्स में इकट्ठा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। ग है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर क्या होती है? मतलब 1 मिनट में लगभग कितनी बार वो श्वसन करता है स्वस्थ व्यक्ति में? औसत श्वसन दर क्या है? 15 से 18 बार। इसे कहीं कहीं 16 से 20 बार भी कहते हैं, लेकिन ये है 15 से 18 बार। आगे देखते हैं, घा है, उच्छ्वसन में के समय पसलियां, मतलब पसलियों में क्या होता है? उच्छ्वसन के द्वारा पसलियों की क्या प्रक्रिया होती है? वो क्या करती हैं? नीचे की ओर गति करती हैं। क्या करती हैं? नीचे की ओर गति करती हैं। सेकेंड पॉइंट करेक्ट हो जाएगा, घ पॉइंट में सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। पसलियां क्या करती हैं? उच्छ्वसन में नीचे की ओर गति करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी से क्या करना है? आपको मैच करना है। चलिए देखते हैं। कॉलम ए में आपको दिए गए हैं ईस्ट, डायाफ्राम जिसे हम मध्यपट कहते हैं, त्वचा, पत्तियां, मछली, मेंढक। और कॉलम बी में दिया गया है केचुआ, क्लोम, एल्कोहल, वक्षगुहा और रंध्र, फेफड़े और त्वचा, श्वास प्रणाल या श्वास प्रणाली यानी वातक जिसे हम कहते हैं। आप बताइए ईस्ट क्या करता है? ईस्ट को हम जानते हैं, ईस्ट का यूज किसमें करते हैं? देखते हैं, एल्कोहल में। ईस्ट का यूज एल्कोहल बनाने में करते हैं, जो कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डायाफ्राम क्या होगा? डायाफ्राम वक्ष गुहा को कहते हैं। डायाफ्राम किसे कहते हैं? वक्ष गुहा को कहते हैं। त्वचा, केचुआ क्या करता है? त्वचा से सांस लेता है। पत्तियां क्या करती हैं? अपने रंध्रों को यूज करती हैं श्वसन के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए। रंध्र किस में पाए जाते हैं? पत्तियों में। मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं? क्लोम के द्वारा। फिर मेंढक क्या करते हैं? फेफड़े और त्वचा दोनों द्वारा श्वसन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बताइए कि निम्नलिखित में सत्य कौन है और असत्य कौन है? चलिए देखते हैं। का पॉइंट है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। पादपों में पहले का पॉइंट को देख लेते हैं। क्या अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है? हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि व्यायाम करते समय हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए व्यक्ति जल्दी सांस भरने लगते हैं, सांस जल्दी लेने लगते हैं। तो श्वसन दर धीमी कहाँ, वो तो तीव्र हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? का पॉइंट असत्य हो जाएगा। ख पॉइंट है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। गलत। श्वसन दिन और रात्रि दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति दिन में रहती है। ग पॉइंट में और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो रात को भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के भी। और ख पॉइंट भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स यानी असत्य हो जाएगा। ग पॉइंट है, मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। अभी हम ऊपर देख चुके हैं, बिल्कुल मेंढक क्या करते हैं? अपने फेफड़ों और त्वचा दोनों से श्वसन करते हैं, दोनों का उपयोग करते हैं श्वसन में।
तो ये ग पॉइंट आपका ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। मछलियों में घ पॉइंट है, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, रॉन्ग है। उसमें उनमें क्लोम होते हैं। मछलियां श्वसन किसके द्वारा करती हैं? क्लोम के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा। च पॉइंट है, अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। बिल्कुल उनका आयतन बढ़ जाता है, उनमें वायु भर जाती है। तो च पॉइंट क्या हो जाएगा? ट्रू, यानी सही हो जाएगा, सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पहेलियां दी गई हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनसे आपको शब्द मतलब अक्षर दिए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं, आपको शब्द बनाने हैं जो कि जीवों के नाम हैं, जीव हैं और श्वसन अंग हैं। चलिए देखते हैं। और उसके लिए संकेत भी दिया गया है, जैसे कि पहला है कीटों की वायु नलिका। क्या कहेंगे? अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, श्वास प्रणाल कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वास प्रणाल। तो इस वर्ड बॉक्स को लेटर बॉक्स को यूज करके, वर्ड बॉक्स को यूज करके वर्ड्स बनाने हैं, आपको शब्द बनाने हैं। जैसे कि फर्स्ट है कीटों की वायु नलियां, जिसे हम श्वास प्रणाल कहते हैं। तो आपको इसमें ढूंढना है कि आप कहाँ पे श्वास प्रणाल बना सकते हैं, किन अक्षरों को यूज करके। चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये श्वास, ये आपका श्वास बन रहा है और ये प्रणाल बन रहा है। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका ये श्वास प्रणाल, आप इस तरीके से देख सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट है वक्ष गुहा को घेरे हुई हड्डियों की संरचना। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहते हैं? डायाफ्राम। पसलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? पसलियां। तो पसलियां, इन अक्षरों को यूज करके पसलियां बनानी है। तो आप ढूंढिए पसलियां कहाँ पे बन सकती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पसलियां बन रही हैं। ये देखिए, इन अक्षरों को यूज करके आप पसलियां बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमने श्वास प्रणाल बनाया था। क्या बनाया था? श्वास प्रणाल बनाया था। ये हुआ, आपके 2 हो गए। आगे है वक्ष गुहा का पेशीय जाल, जिसे हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। तो आप इसमें से क्या बनाना है? आपको डायाफ्राम बनाना है इन वर्ड्स को यूज करके। अगर आप ये खुद से करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आसान। हम आपको आंसर बता दे रहे हैं कि वर्ड्स कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला श्वास प्रणाल, प्रणाली लिखा है, श्वास प्रणाल आपको मिल जाएगा। सेकेंड है पसलियां, थर्ड होगा डायाफ्राम, फोर्थ में होगा रंध्र। ये संकेत जो दिए गए हैं उसके लिए आपको बता रहे हैं। जैसे कि वक्ष गुहा का पेशीय जाल क्या हो जाएगा? डायाफ्राम हो जाएगा। आगे पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे क्या कहेंगे? रंध्र कहेंगे। तो हम रंध्र को ढूंढेंगे। कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र, उसे क्या कहेंगे? श्वास रंध्र कहेंगे। क्या ढूंढेंगे? श्वास रंध्र। जैसे कि आप इस बॉक्स से आप क्या ढूंढेंगे? श्वास रंध्र ढूंढेंगे, श्वास रंध्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको रंध्र तो मिल गया है, जो कि पत्तियों की सतह पर छोटी बिंदु संरचना, रंध्र। आगे आपको श्वास रंध्र ढूंढना है, तो आप इससे बना सकते हैं। 2 वर्ड आपके ये बन जाएंगे। आगे है, आगे इन्होंने बोला है कि मनुष्य के श्वसन अंग, मनुष्य के श्वसन अंग यानी फेफड़े। क्या ढूंढना है आपको? फेफड़े या फेफड़ा। अगला 7th है वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? नासा द्वार हो जाएगा। इस बॉक्स से आप क्या ढूंढना है? नासा द्वार। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं नासा द्वार। तो आप इसको ढूंढ सकते हैं खुद से भी, एक गेम की तरह है ये। आगे एक अवायवी जीव, 8th में है एक अवायवी जीव। तो क्या हो जाएगा? ईस्ट, जिसमें वायवीय श्वसन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? वायवीय श्वसन नहीं होता है, ये अवायवीय श्वसन करता है। और इसमें ये क्या करता है? वायु का यूज नहीं करता है, वायु का उपयोग श्वसन में नहीं करता है। अगला है 9th पॉइंट पे श्वास प्रणाली तंत्र वाला एक जीव। ऐसा कोई जीव जिसमें श्वास प्रणाली तंत्र पाया जाए तो तिलचट्टा। क्या? 9th में तिलचट्टा वर्ड ढूंढेंगे आप। बॉक्स में आप तिलचट्टा ढूंढ सकते हैं। चलिए ट्राई कर लेते हैं तिलचट्टा ढूंढने का। आपको तिलचट्टा ढूंढना है। देखिए आप इसमें तिलचट्टा जो है आपको यहाँ मिल सकता है, देख सकते हैं तिलचट्टा, जो कि उल्टा गया है तिलचट्टा।
ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अब ऑप्शन क्या क्या है। 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है। क्या ये ऑप्शन करेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमारा वायुमंडल 5 किलोमीटर के रेंज में ही है, ऐसा नहीं है, उससे ऊपर वायुमंडल नहीं है, ये गलत है। ख ऑप्शन है, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध वायु की मात्रा से कम होती है। बिल्कुल, ये आपका करेक्ट हो जाता है कि वहां पर उपलब्ध वायु की मात्रा आपके भूतल पर उपस्थित वायु की क्वांटिटी पर से कम है, वहां की उपस्थिति कम है। ये आपका ख पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। ग पॉइंट भी देख लेते हैं। वहां वायु तथा भूतल के ताप से अधिक होता है, मतलब वहां का वायु और भूतल का ताप से ताप भी अधिक होता है, वायु भी अधिक होती है और ताप भी अधिक होता है, ये गलत बात है। घ पॉइंट है, पर्वत पर वायुदाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है, ये गलत है। अगर वायु अधिक होती तो इतना दिक्कत नहीं होता। तो ये था हमारा क्लास 7 का साइंस। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।